हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइम, जिसे अपराध कहा जाता है। आखिर क्राइम क्या है? क्राइम एक सामाजिक समस्या के साथ साथ वैज्ञानिक समस्या भी है। मनोविज्ञान में अपराध का अध्ययन व्यक्ति के अंतर्द्वंद तथा सामाजिक असमायोजन के आधार पर किया जाता है। अपराध का वैधानिक शब्द सबसे पहले मंस्टरबर्ग 1900 ने न्यायालय प्रक्रिया में मनोविज्ञान का प्रयोग किया। अपराध के पीछे अवैज्ञानिक कार्य होना आवश्यक है। बहुत से ऐसे कार्य जो आज अपराध माने जाते हैं, वे पहले सिर्फ निजी क्षति समझते थे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चोरी, हत्या, बलात्कार। आधुनिक समय में इन्हें समाज विरोधी अपराध माना जाता है और ऐसे अपराधियों को असामाजिक माना जाता है। चलिए अब अपराध के कारणों को जानेंगे। तो अपराध के कारण से अपराधी व्यवहार के कारणों की व्याख्या करने वाले कई संतोषप्रद सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। अपराध के कारण में इसी कारण मनोविज्ञान में अपराध में यह भी सत्य है कि मनोविज्ञान में अपराध के संबंध में सुनिश्चित एवं योजनाबद्ध अध्ययन नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य समाजशास्त्र में किया गया है। अपराध में कुछ जो विद्वान हैं जन्मजात मानते हैं, जबकि अन्य सबसे परिवेशगत कारकों के प्रभाव से उत्पन्न माने जाते हैं। अपराध के कारणों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसमें वर्ग में बांटा गया या भाग में बांटा गया अपराध के कारक को, पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स। अब इसे बारी बारी से डील करेंगे। तो चलिए पहले को डील करते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में जैविक कारक। जैविक कारक को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला हो सकता है आनुवांशिकता, दूसरा होता है शारीरिक विशेषताएं। जैविक कारक के अंतर्गत जो आते हैं आनुवांशिकता, जिसे हेरिडिटी कहा जाता है। इसमें अपराध का कारण जो कि जन्मजात प्रवृत्तियों को मानते हैं, उनके मतानुसार अपराधी व्यवहार आनुवंशिकता की देन है। आनुवंशिकता में ग्लूकस के अनुसार 50% अपराधियों के परिवार में भी कोई ना कोई अपराधी था। हेरिडिटी जिसे आनुवंशिकता कहा जाता है, उसमें अगर कोई जुड़वा बच्चा जन्म लेता है, यदि एक अपराधी होता है तो 70% दूसरा बच्चा भी अपराधी होता है। अपराध में आनुवंशिकता की भूमिका को स्पष्ट करते हुए इसे अपराध का एकमात्र कारण मानना उचित नहीं है। आनुवंशिकता सदैव अपराध का कारण नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो अपराधी परिवार के सभी लोग अपराधी होते हैं। जैविक कारक के ये दूसरे पॉइंट है, जो कि फिजिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है। शारीरिक विशेषताओं के अनुसार जो इसमें लैम्बोर्सो 1911 ने सर्वप्रथम अपराध को वस्तुनिष्ठ अध्ययनों का प्रयास किया। इन्होंने 5907 कैदियों की शारीरिक संरचना का अध्ययन करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया है कि विशिष्ट अपराधी को किसी विशिष्ट शारीरिक क्षत चिन्ह द्वारा पहचाना जा सकता है। इन्होंने अपराधी का पतला व लंबा, जबड़ा भारी, कान चौड़ा और नाक मोटे होते हैं। किसने बताया? तो लैम्बोर्सो ने बताया है। इसमें शारीरिक शील गुणों को अपराध का एकमात्र कारण मानना उचित नहीं माना गया है। शारीरिक दोष सामान्य व्यक्तियों में भी पाए जाते, फिर भी उसने यह स्वीकार किया कि अपराधी शारीरिक और मानसिक रूप से हीन होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसे मनोवैज्ञानिक कारक कहा जाता है। मनोविक्षिप्तता या मनोस्नायु विकृति या व्यक्तित्व विकार या मंदबुद्धिता इत्यादि ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो अपराधी व्यवहार को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती है। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अनुसार बताया है कि जैसे कि और लोवेल ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि मनोस्नायु विकृति अपराधी जो होते हैं व्यवहार को जन्म देती है। विल्सन और पेस्कोर्स ने अपने अनुसार बताया है कि अपराधियों में 18% व्यक्तित्व विकार पाया जाता है। और भी इसमें जो मनोवैज्ञानिक मंदबुद्धिता के अपराध का कारण मानते हैं, परंतु कई बार तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपराधी पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मंदबुद्धि वाले ही अपराधी हों। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे समाज में फाइनेंशियल जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो बहुत सारे लोग ये उपाय या फिर समझते हैं, चोरी हुआ या फिर बहुत सारे ऐसे अपराध करने लगते हैं। सिर्फ किसके कारण? तो पैसा। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, आर्थिक भी होती है। आर्थिक समस्या जो हमारे समाज में बहुत बड़ा या कारण बनता है कि गरीब और भूख के कारण व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो कानून के विरुद्ध होता है। जैसे गरीब पिता पुत्री के विवाह के लिए चोरी कर सकता है। आर्थिक अभाव के कारण पुत्री को जहर दे सकता है। कभी कभी आर्थिक अनटन इतनी तीव्र हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या जैसे अपराध कर बैठता है। कभी कभी वह दूसरों की भी हत्या कर देता है। चोरी, डकैती, दहेज प्रथा, ये सब जो है अपराध की आर्थिक समस्याओं का कारण ही बनता है।
इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जिनको हम स्पष्ट तरीका से बताए जा रहे हैं, जो कि है नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन। इसमें व्यक्ति के विकार में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस परिवार का वातावरण स्नेहपूर्ण होता है वहाँ व्यक्ति का संतुलित विकसित होता है व्यक्तित्व विकसित होता है। लेकिन जिस परिवार में तनावपूर्ण वातावरण होता है वहाँ व्यक्तित्व सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाता है। ऐसे विघटित परिवार में अपराधी उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। अपराध एवं पारिवारिक विघटन के संबंध में बहुत से अध्ययन हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अपराध पनपते हैं या अपराधी होते हैं। इसमें यह भी कहा जाता है जो कि व्यक्ति को परिवार में अगर अच्छा से रखा जाए, सही ज्ञान अर्जित कराया जाए और उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाए तो बहुत कम चांस होता है कि बच्चा कोई अपराध करे या उसके अंदर कोई ऐसी अपराध करने की क्षमता विकसित हो। अब आते हैं सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन के अंतर्गत पारिवारिक विघटन की तरह ही सामाजिक विघटन भी अपराध उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक का दूषित व्यवहार अपराधी व्यवहार को उत्पन्न करने और उसे पोषण में सहायक होता है। जैसे चोरी के गिरोह या जुआ की मंडली वाले स्थानों पर अपराधियों की संख्या अधिक होती है। अपराधी सभी समाजों में पाए जाते हैं, लेकिन दूषित और विघटित समाज में अपराधी अधिक समस्याओं में पाए जाते हैं। अपराधियों के सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन किया और पाया कि अपराध का जो प्रमुख कारण कुत्सित और विघटन सामाजिक जीवन था। इसी प्रकार से अपराध के बहुत सारे कारणों का कोई एक कारक नहीं होता, बल्कि यह अनेक कारक का परिणाम होता है। इसी पर मैं अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।